गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिस इज शिवम सिंह। पहले आज आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इन्फ्लेशन को द एंड करेंगे और अगले वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी चालू करेंगे। आज देखते हैं इन्फ्लेशन में तीन टॉपिक्स देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन एंड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। और इसी के साथ हमारा इन्फ्लेशन आज खत्म हो जाएगा और अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम मॉनेटरी पॉलिसी चालू करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर हम दो पढ़ चुके हैं पहले ही, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जब जिस लेवल पे प्रोड्यूस होता है, बनता है, उस लेवल पे इंडेक्स इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। और होल प्राइस इंडेक्स यानी कि होलसेल जहाँ होता है, जहाँ पे थोक में सामानें बिकती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए। मनी सप्लाई बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये जानने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। आज हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई इज अनदर इंडेक्स विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। हाउएवर, as an index it is used for calculating inflation at retail level। रिटेल लेवल जहाँ पे आप खरीदते हैं सामान, जहाँ पे खुदरा सामानें मिलती हैं, मतलब कि थोक नहीं, खुदरा में, जैसे एक मैगी ले लिए, एक पार्ले जी बिस्किट ले लिए। In CPI, since the price data is calculated at retail level, due to widespread price variation, it becomes difficult to collect a genuine price data। सीपीआई के अंदर डाटा जो कैलकुलेट करना होता है उसमें बहुत वेरिएशन मिलता है। जैसे कि आप अगर एक दुकान पे जाते हैं तो सेम फ्रिज 10,000 की भी मिल जाती है, और दूसरे दुकान पे अगर वही फ्रिज 11,000 का मिलता है तो वेरिएशन होता है। कहीं 10,500 का ही मिल जाएगा, कहीं 9,500 का ही मिल जाएगा। तो रिटेल प्राइस में वेरिएशन होता है। जैसे निनुआ को ले लीजिए, निनुआ सब लोग लेते हैं सब्जी। निनुआ कहीं 10 रुपए केजी मिल रहा है, कहीं 12 मिल रहा है, कहीं 15 मिल रहा है। तो प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जेन्युइन डाटा मिलना मुश्किल होता है। सीपीआई इनिशियली, जब सीपीआई कैलकुलेट करना चालू किया गया था तो चार डाटा, 4 डिफरेंट इंडिसेस वेयर पब्लिश, चार डाटा पब्लिश किए जाते थे इसके अंतर्गत। पहला है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, और चौथा है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। Out of these four indices, the first three were calculated and published by the Labour Bureau, which functions under the Ministry of Labour। ओके, पहले जो चार हैं उसमें पहले तीन जो है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई फॉर रूरल लेबर, उसे लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है और पब्लिश करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत काम करता है। और सीपीआई जो यूएनएमई है, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, वाज कैलकुलेटेड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर सीएसओ, विच फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, जो चौथा है यूएनएमई, वो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कैलकुलेट करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। आगे देखते हैं, आउट ऑफ दिस फोर इंडिसेस एट प्रेजेंट द लास्ट थ्री आर नॉट मोर पब्लिश्ड। जो आखिरी के तीन हैं, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर एंड अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, जो अब नहीं होता है पब्लिश। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर बस होता है। और जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो डाटा यूज होता है, वो डियरनेस अलाउंस जो मिलता है सरकारी नौकरी वालों को, महंगाई भत्ता, वो इसके थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 7वां भत्ता, 8वां भत्ता, 6वां भत्ता, ये इसी के कैलकुलेशन के हिसाब से होता है कि महंगाई कितना बढ़ रहा है, कितना सैलरी बढ़ाना है। द बेस ईयर फॉर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर हैज बीन रिवाइज्ड टू 2016। पहले 11-12 लिया जाता था, अब 2016 हो गया है। फॉर इट्स कैलकुलेशन, डाटा फ्रॉम 78 इंडस्ट्रियल एरिया आर कैलकुलेटेड। 78 इंडस्ट्रियल एरिया से इसके क्या कहते हैं, डाटा को कैलकुलेट किया जाए। इंडस्ट्रियल एरिया से जैसे समझ लीजिए नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया। उसी तरह 78 इंडस्ट्रियल एरिया से इसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे देखते हैं, जब लास्ट के तीन हटाए गए थे, मतलब व्हेन अदर थ्री इंडिसेस आर डिसकंटिन्यूड, द कैलकुलेशन ऑफ थ्री मोर इंडिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। जब आखिरी के तीन हटाए गए थे
ये सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स एंड अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, तो उसके जगह पे तीन अलग लाए गए थे, सीपीआई फॉर अर्बन, सीपीआई फॉर रूरल एंड सीपीआई फॉर कंबाइंड. द सीपीआई कंबाइंड इज एन एवरेज ऑफ सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई रूरल. अर्बन और रूरल का जो एवरेज होता है वही कंबाइंड होता है. द सीपीआई अर्बन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन इन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया में जो कैलकुलेशन करने के लिए सीपीआई जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसे सीपीआई अर्बन के अंदर रखा जाता था. फॉर दिस प्राइस डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम 310 अर्बन सिटीज. 310 अर्बन सिटीज से, जैसे बनारस, कानपुर, लखनऊ, ऐसे 310 शहरी इलाकों से डाटा को कलेक्ट किया जाता था. फॉर रूरल, ये गांव के एरियाओं से कलेक्ट किया जाता था. कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन इन रूरल एरिया, द प्राइस डाटा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1183 रूरल एरिया. 83, कहीं कहीं 82 दिया रहता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. द बेस ईयर फॉर दिस इंडिसेस आर 2011 एंड 12. इसके लिए 2011 और 12 बेस ईयर है. ऑल वेयर अर्लियर कैलकुलेटेड बाई सीएसओ. पहले ये सीएसओ के अंतर्गत आता था, बट एज पर द प्रपोज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक्स इन 2019 के बाद एनएसएसओ एंड सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ के अंदर कर दिया गया है. एनएसओ का है आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. याद रखिएगा 2019 में एनएसएसओ एंड सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया है. एनएसओ का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ओके, आगे देखते हैं. प्रेजेंटली एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट्स एंड पब्लिश 3 इंडिसेस. 3 इंडिसेस ये पब्लिश करता है, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल एंड सीपीआई कंबाइंड. और ये भी होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसका पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, लेबर ब्यूरो. ओके, आगे देखते हैं. सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए बास्केट मेंटेन किया जाता है. जो बास्केट 6 पार्ट्स में डिवाइड है. पहला पार्ट्स के अंदर आता है फूड एंड बेवरेजेस, पान सुपारी एंड तंबाकू, हाउसिंग. चौथे में आता है बीडिंग, क्लोथिंग एंड फुटवियर. फिफ्थ में आता है फ्यूल एंड लाइट. और सिक्स्थ में मिसलेनियस होता है. दिस सेगमेंट इंक्लूड सम इंपॉर्टेंट सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड केयर, इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये आता है. 6 बास्केट मेंटेन किया जाता है. इन दिस बास्केट फूड, ब्रेवेजेस एंड द हाईएस्ट वेटेज. फूड और ब्रेवेजर्स जो होते हैं उनको हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है, जो कि हम WPI में देखे थे. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा दिया जाता था. इसलिए इंडिया के आरबीआई गवर्नर्स और आरबीआई मैनेजर्स ने ये तय किया कि WPI की जगह हम सीपीआई की तरफ जाएंगे. द सीपीआई कंबाइंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन. जो सीपीआई कंबाइंड होता है, दोनों का एवरेज, अर्बन और रूरल का एवरेज होता है, उसे हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन भी मानते हैं. ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं, घटा है, बढ़ा है. आगे देखते हैं कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन भी कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन होता है इन द बास्केट विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन. देखिए 2 प्रकार होता है. वॉलेटाइल होता है, एक हाईली वॉलेटाइल होता है इन्फ्लेशन, और एक होता है नॉन वॉलेटाइल. हाईली वॉलेटाइल को देखते हैं. देयर आर आइटम विच आर हाईली वॉलेटाइल विच मीन्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम चेंजेस एट रैपिड पेस. जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं उसके प्राइस बहुत रिपीडली चेंज होते हैं. ओके, और जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, दे आर द आइटम्स ऑल्सो whose price remain stable for long period of time. When the price movement of only this non-volatile item is tracked, then it is termed as core inflation. जब नॉन वॉलेटाइल मीन्स जब जिस सामान जो स्टेबल होता है उनके इन्फ्लेशन को अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं. द कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट ग्रुप्स फॉर ओवरऑल सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन. इसे हम कहते हैं रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन. द न्यू रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड to address this anomaly by excluding fuel items like petrol, diesel, lubricant, other fuels for vehicles along with food and beverages and fuel and light for the headline retail inflation. कंबाइंड में जब इन सबको हटा के किया जाता है तो उसे रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन कहते हैं. यहाँ देखिए, द कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस,
and fuel and light group for overall CPI combined inflation. थैंक यू सो मच। इन्फ्लेशन द एंड हो गया, यहाँ इन्फ्लेशन खत्म हो गया है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो बताइएगा, हम फिर से उसे एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर समझा देंगे आप लोगों को। अगले लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, क्योंकि हर साल अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस कंफर्म है मॉनेटरी पॉलिसी से आना। 2 आपके स्टैटिक पार्ट से आते हैं और 1 आपके करंट पार्ट से आते हैं। अगर स्टैटिक पार्ट आपका कंप्लीट है तो करंट अगर थोड़ा वीक भी रहेगा तो भी आप तीनों कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि, अच्छे से मनाइए, ज़्यादा घूमिएगा फिरिएगा मत। हैव अ गुड डे।